लोगों ने ताने भी मारे, खिलाएगी भी क्या, 3,000 रुपए तो इसके पति कमा रहा है। ड्रिप लगाए तो कह रहे सांप बिछा दिए इन्होंने। 1 लीटर पानी से पौधा लगाया तो सब हंसने लग गए। लिख के भेज दो कि ये संभव नहीं है, खेती तो घर पे सीखी। हार नहीं मानी अभी। हाँ, हार तो कैसे मानूंगा। जब तक हर आदमी का जब तक जीवन होता है ना, वो कभी हार नहीं मानता। जैसे हमने ये बोल रहे थे भैया आम तो यहाँ हो ही नहीं सकता, चीकू यहाँ हो ही नहीं सकता। हमने जैसे 20 बाई 20 पे 25 बाई 25 पे हमने आम और चीकू के पौधे लगा दिए। दो चीजें इस देश में भ्रांति फैलाई जा रही है कि पौधा पानी जड़ से लेता है और मिट्टी की जांच करा के उर्वरक ऊपर से डालना। ये दोनों सफेद झूठ है। दिवाली के इस मौके पर देखिए अन्य क्षेत्रीय पॉडकास्ट में आए किसानों की कहानी के कुछ ऐसे खास हिस्से जो देते हैं उम्मीद भरी रोशनी और दिखाते हैं आगे का रास्ता। 25 किलो की गोभी तक कैसे पहुंचे? वो क्या हुआ, गोभी बोता रहा मैं। हाँ। अब गोभी बोते बोते उसमें सेलेक्ट करता रहा। हाँ। ये गोभी अब की बार है जो सबसे वेट इसका ज्यादा है, तो वो ऐसे 10-20 फूल ले लिए, उनका बीज तैयार किया। अगले साल फिर उस बीज से गोभी तैयार की, फिर उसमें से जो बड़ा फूल आया उसको सेलेक्ट कर लिया, फिर आगे ऐसी सिलेक्शन विधि होती है ना, तो उससे ही मतलब ग्रास रूट टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। अच्छा, तो लेकिन टारगेट था कि वजन मतलब टारगेट तो ये था, टारगेट तो क्या होता है ना, कोई भी आदमी होता है उसको ये देखता है, पूछता मुझे 6 फीट ऊंचा जंप मारना है। हाँ। तो वो ये तैयारी करेगा कि मुझे मैं 4 फीट पर हूँ लेकिन मैं 6 फुट पर कैसे पहुँचूँ, तो जंप के लिए बार बार कोशिश करेगा। तो मेरा क्या था कि विश्व रिकॉर्ड मैंने जो देखा वो 26 किलो का था। दिमाग में ये था? तो मेरे दिमाग में ये था कि 26 किलो जो इनका वेट है, उस वेट को मैं किस तरह से ऊपर जाऊं और ऊपर जा करके और विश्व रिकॉर्ड बनाऊं ताकि मेरे देश का नाम पहले नंबर पर आए। अच्छा, ये मेरा वो था। तो फिर विश्व रिकॉर्ड तो नहीं बना? विश्व रिकॉर्ड बन जाता। हाँ। लेकिन क्या होता है कि एक अनसमझी होती है, मैंने बताया ना, शिक्षा बहुत जरूरी होती है। हर आदमी के प्रति शिक्षित होना बहुत जरूरी। मैं इतना शिक्षित था नहीं, और मैं करीब 26 किलो से ऊपर का फूल लेकर के गया। तो उस वक्त हमारे जो गवर्नर थे, कल्याण सिंह जी थे उत्तर प्रदेश के। अच्छा। वो यहाँ जयपुर में गवर्नर थे, तो मैं उनके यहाँ ले जा करके मैंने रख दिया। रखने के बाद मैंने कहा सर रिकॉर्ड तो मेरे को इसका बनाना है और वेट इसका इतना है, लेकिन आप इसका वेट करवा लीजिए। तो बोला ठीक है आप बैठो। हमें बिठा दिया, उसके पत्ते तोड़ के उसका वजन वो किया गया। अच्छा। तो वो 19-19.5 किलो के करीब हुआ। तो मैंने बताया ये तो 19.5 किलो के करीब है। सारा आपने पत्ते तोड़वा दिए। जब मूली खरीदने जाते हैं तो मूली के पत्ते 7 आते हैं, तो इसके पत्ते 7 होने चाहिए। फिर पत्तों को अलग किया तो 27 किलो के करीब पहुंच गया। तो मैंने कहा कि 26 किलो का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, मैं 27 पर पहुंच गया। बोले अब की बार कोशिश करो। अब तो मैंने तुड़वा दिया जो तुड़वा दिया। तो क्या हुआ? तो वो हुआ, लेकिन वो तो उनका तो कुछ नहीं हो गया। फिर बातचीत में मैंने साइंटिस्ट से बात की कि इस तरह से मेरे साथ ये हुआ। तो उन्होंने बोला वैसे भी आपका पहला नंबर तो वर्ल्ड में है ही। मैंने कहा वो कैसे? बोले अमेरिका वाले हैं वो रसायन से खेती करते हैं, आप जैविक से करते हो। उनको संसाधन गवर्नमेंट मुहैया कराती है, आप अकेले करते हो। उनके पास पॉली हाउस है, आपके पास पॉली हाउस नहीं है। उनका बीज कंपनियों से लाया हुआ होता है, आपका बीज स्वयं का होता है। तो ऑर्गेनिक के हिसाब से इनका हिसाब 25 किलो 150 ग्राम वो कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। लेकिन अमेरिका वाले हैं वो तो, जब मोदी जी की जहाँ नहीं चलती है तो जगदीश पारिक की क्या चलेगी वहाँ पर। तो ये ऐसे गालमेल हो गया। हाँ। तो अब रिकॉर्ड 25 किलो का नाम है। 25 किलो 150 ग्राम का है, लेकिन मेरी कोशिश अभी चालू है। अभी चालू है? हाँ, हार नहीं मानी अभी? हाँ, हार तो कैसे मानूंगा। जब तक हर आदमी का जब तक जीवन होता है ना, वो कभी हार नहीं मानता है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब नाम आया, पता कैसे चला? नाम मुझे तो आया मालूम नहीं। लिम्का बुक में जब नाम आया तो मेरे पास तो गुप्ता जी ने लिम्का बुक पहुंचा दी थी। अच्छा। और मैंने उसमें मेरे गुप्ता जी अनिल गुप्ता, और वो किताब लगी हुई, वो लगा हुआ था ट्रैक। तब मैंने देखा। बाकी मेरे को ये मालूम नहीं
कि किस तरह से किस उन्होंने तरह से क्या हुआ? किया अनिल क्या गुप्ता नहीं। जी कहाँ के हैं वो बताइए, लोगों को पता ही नहीं है। अनिल प्रोफेसर कौन है? अनिल के गुप्ता हैं। हम्म, वो पहले IIM में थे। इन्होंने कई ऐसी संस्थाएं बनाई हैं और वो संस्थाएं उनके द्वारा बनाई हुई है। उनके द्वारा जो honeybee सेलेक्ट network, किसान हैं वो पूरे उसमें हैं और किसान हित में गुप्ता जी ने बहुत अच्छा अपना काम किया। पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और मैं ये कह सकता हूँ आज तक हिंदुस्तान में गुप्ता जी जैसे अगर 5 भी आदमी हो तो जो खेती की ये जो दशा हो रही है वो दशा नहीं हो। लेकिन कई किसानों ऐसे से मिली हूँ, बहुत कम सब आदमी। नाम ले रहे हैं अनिल के गुप्ता का। हाँ। मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन किसानों के मन में उनके लिए इतनी इज्जत है और किसानों को कई तरह के जो सम्मान मिले वो अनिल के गुप्ता जी ने मैं कह दिलवाए सकता हैं। हूँ कि किसानों के मसीहा हैं वो। मसीहा है। हाँ। हाँ। उन्होंने वास्तव में ये देखा है कि ये जमीन से जुड़ा हुआ किसान है तो अपने आप उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। हाँ। किसान को और पता भी नहीं है और किसान वो के बता रहे पास अगर उसकी फसल बिगड़ रही है कुछ नहीं है हैं। तो अपने जैसे हनीबी नेटवर्क है उनका ही सृष्टि है उनकी सृष्टि ही। उनका है। और NIF भी उन्होंने ही तैयार किया था, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। लेकिन उसमें सरकार का वो था, उनके पहले वो ही थे चेयरमैन। लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई, वो छोड़ दिया। लेकिन उससे उस किसान की मदद करते। और कृषि क्षेत्र में नहीं, पशुपालन में भी था उनका, कुटीर उद्योग वाले भी हैं और भी हैं। तो ऐसे बहुत से करीब NIF से जुड़े हुए 800 आदमी पूरे हिंदुस्तान में हैं जो आज भी गुप्ता जी का अनुसरण कर रहे हैं। और हर में गुप्ता जी की स्थिति ये नहीं है वो चल सके। और क्या दूसरी एक और बताऊं मैं, गुप्ता जी के श्रीमती जी जो थी वो बीमार अवस्था में थी। अच्छा। उनकी सेवा करना बहुत जरूरी था और वो छोड़ नहीं सकते। लेकिन जब किसानों का काम होता, मीटिंग होती तो वो 4-4 दिन तक घर नहीं जाते। ऐसे व्यक्ति थे वो। थे नहीं हैं, आज हैं। हाँ। एक चीज और मन में आ रही थी कि गोभी कोई ऐसी फसल तो है नहीं कि सूखे में उग जाए, पानी ना लगे। गोभी उगाने में ठीक ठाक पानी लगता है। और राजस्थान में ये सीकर, पश्चिमी राजस्थान का एरिया, पानी कम होता है, आप खुद बता रहे थे। तो यहाँ पे गोभी आपने लगा ली उत्साह में, या पूरा पानी वाली व्यवस्था पे कभी ध्यान नहीं गया कि इस जगह, क्योंकि आपने तब से लगाई, जब शुरू से जब मैंने गोभी लगाई ना 1990 तक पानी था। पानी ठीक था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई दिक्कत। 90 के बाद जब पानी की कमी आई तो हमारे घर की तरफ से बरसात का पानी बह करके सामने त्रिवेणी है, सावी नदी, उसमें जाता है। तो पानी के कट्टे लगा करके पानी को वापस से जमीन में डाल करके कुएं में रिचार्ज करते हैं। और वो रिचार्ज किया हुआ पानी एक 7.5 HP की सौर ऊर्जा की मोटर और 5 HP की ये 10 HP की इलेक्ट्रिक की, ये दोनों मोटर साथ चलते हैं। इतना पानी इसमें है, कोई पानी की कोई कमी नहीं है। पहले बात तो ये। तो आप ये पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए बोल रहे हैं या अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ नहीं, तो पूरे राजस्थान में नहीं, ये पश्चिमी राजस्थान, आप यहाँ से आगे बाड़मेर तक चले जाओ, पानी की कमी है। हाँ। आगे तो क्या है, ये नदियां है ना, नदियों की वजह से पानी है, बाकी तो राजस्थान में सब जगह पानी नहीं है। तो जो आप वाटर रिचार्ज की बात कर रहे हैं, ये वहाँ हो जाएगा जिन जगहों सब जगह हो रहा है। गवर्नमेंट ने पौंड बना दिए, पौंड बना करके बरसात के पानी को पौंड में इकट्ठा करके लोग खेती कर रहे हैं। और ये सही तरीका है वो, जिन किसानों के पास पीने के लिए पानी नहीं था। पश्चिम राजस्थान में तो पहले से भी क्या था, खेतों में सफाई करके और बरसात के पानी को कलेक्ट करके टांकों में डाल करके और वो किया करते थे। और वो पानी 1 साल तक पीते थे। अच्छा, पीते थे पहले? हाँ, पीते थे। आज भी बरसात का पानी पीते हैं। पश्चिम राजस्थान में तो पानी है ही नहीं। हाँ। बरसात का इकट्ठा करके पीते हैं। तो इसके बाद जब कहानी आगे बढ़ी तो फिर आपने क्या सोचा आगे करने का? गोभी उगा ली, रिकॉर्ड बना, या जिस तरह का नहीं बना? क्योंकि पद्म श्री तक आप पहुंचे, बीच के सफर में। गोभी के साथ में सीजनेबल खेती करते थे। गोभी तो मेरा मुख्य था ही, लेकिन गोभी के साथ कद्दू, खरबूजे, तरबूज, टिंडा, बैंगन, चुकंदर, ये सब करता है। गेहूं धान कभी नहीं लगाया? गेहूं धान इतना ही लगाया ताकि मेरे मवेशियों के लिए चारा हो जाए, मेरे परिवार के लिए गेहूं हो जाए।
अच्छा। और गेहूं में भी मैंने ज़्यादातर मोटा अनाज करने की वो की है, क्योंकि ये जो गेहूं वगैरह है ये हम लोग कम खाते हैं। कम खाते हैं, सेहत के लिए भी सही नहीं हाँ, बता रहे सेहत अब के तो लिए लोग। भी सही नहीं। तो इसके बाद जब आपने खेती शुरू करी, तो एक होता है कि आप किसान हैं, खेती कर रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, तो पूरा जो आजीविका चल रही है वो सब्जी बेच के चल रही है। सब्जी का रेट सही मिल रहा है मार्केट में? मार्केट बाजार की में कोई सही दिक्कत मिल रहा नहीं है, इतना है शुरू कि से? ये ऑर्गेनिक के हिसाब से सही नहीं मिल रहा है। मैं वही पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक उगा का जैविक मार्केट रहे- नहीं है, नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। सरकार प्रचार तो कर रही है कि हाँ। प्राकृतिक खेती करें, हाँ। प्राकृतिक उगाएं, हाँ। लेकिन उसमें मेहनत ज्यादा है, हाँ, उसका दाम ज्यादा नहीं मिल रहा। हाँ। आपकी क्या स्थिति है और इसके बारे में आप क्या देखो, बोलोगे? सब यही कह रहे हैं। मेरे को सबसे बढ़िया फायदा क्या है, हम्म, एक किसान जो गोभी बाता है उसका आधा किलो पौन किलो का फूल आता है, हम्म, और मैं जो बाता हूँ हम्म, वो 10 किलो से ऊपर का आता है। हम्म, तो आम किसान से 10 गुना तो मेरे को बेनिफिट मिल ही गया। हम्म, तो मैं आगे ये कोशिश भी नहीं करता हूँ कि जैविक का पैसा मुझे मिले, क्यों हर तरह का ही फिर मैं अकेला थोड़ी ले लूँगा, और किसानों को भी तो मिले। तो मैं तो खुश हूँ। नहीं, बेचते कैसे हैं? मेरा मसला ये है कि आप फसल उगा रहे हैं, फसल ने आपकी रिकॉर्ड बना लिया, जी। अब आपको पैसा तो कमाना है ना, जो आप उगा रहे हैं बेचने के लिए, अपने खाने के लिए तो इतनी खेती नहीं हो नहीं रही। होती। तो बेचने वाले जो बेच मार्केट यहाँ है से मंडी में लेके जाते हैं, यहीं पे पास में, पास में, हाँ, और मंडी में ट्रैक्टर में भर करके ले जाके खड़ी कर देते हैं। हाँ, ज़्यादा होती है तो जयपुर ले जाते हैं, ठीक है। और मंडी में लगा दिया। फिर मंडी में उसकी भाव लगते हैं, तो ऑर्गेनिक के हिसाब से तो भाव लगता नहीं है, नहीं, लेकिन उसको देख करके खुश हो जाता है आदमी कि हाँ ये गोभी लेनी है। उस हिसाब से उसका वो लगता है, पैसा लगता है, और उस पैसे से उतना पैसा मिल जाता है कि जो छोटी छोटी टोकरी में छोटे छोटे फूल लाते हैं, तो एक टोकरी में उनका 28 किलो 20 किलो वजन होता है, और मेरा होता है वो 2 फूलों में 20 किलो वजन होता है। तो उनकी 2 थैलियों जितना तो मेरे को 2 फूलों में वजन मिल जाता है, तो उनसे तो 10 गुना पैसा मेरे को मिल गया। तो ऐसे मेरा ऑर्गेनिक की दरकार नहीं है मुझे, तो मेरा उस भाव से भी बिक जाए, उससे कम भी बिक जाए, तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं। आप डिमांड भी नहीं करना चाहते कि जो भी प्राकृतिक खेती मान लो आपको दरकार नहीं है, लेकिन मैं बाकी आम जो किसान छोटे के फूल उगा लिए रहे तो हैं, ये डिमांड करता हूँ, और वास्तव में एक किसान के माल की पहचान भी हो, उसमें हकीकत में ऑर्गेनिक मार्केट होना बहुत जरूरी है। मेरा तो हो गया, लेकिन आम किसान जो ऑर्गेनिक कर रहा है ना, उसके लिए अगर मार्केट नहीं मिलेगा तो फिर जब खाने वाला नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन करके किसान क्या करेगा। इसलिए मार्केट होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। इस पे अभी सरकार की तरफ से कोई सरकार की तरफ से देखा कुछ नहीं नहीं, है, कुछ सब नहीं। ये परेशान है। इस साल हम 40,000 हमारे पास सैंक्शन है, और प्लांट ले तो अब तक टोटल कितने प्लांट आप इस टेक्निक से इस लगा बार चुके हैं? जो ये 40,000 सैंक्शन है ना, हम्म, ये आप लगे हुए मान सकते हैं। हमारे पास पौधे हैं, अच्छा, हमारे बस पास लगाने जमीन, हैं। हाँ जमीन तैयार की हुई है, की हुई है और लगाने हैं सितंबर में, सितंबर में। तो 2 लाख हो जाएंगे। 2 लाख इस साल हाँ, हो जाएंगे हाँ, पूरे, हाँ, 1 लीटर पानी की टेक्निक से। हाँ, और 2 लाख हो जाने का मतलब है कितने लीटर पानी आप बचाने का भी क्रेडिट ले सकते 200 हैं? मिलियन लीटर। 200 मिलियन लीटर। हाँ, एक छायादार पौधा है, या इमारती लकड़ी वाला है, या मेडिसिनल प्लांट है, या चारे वाला पौधा है, उसको करीब 1000 लीटर पानी 3 साल में चाहिए। 3 साल तक उन पौधों की देखभाल करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है। गर्मियों में तो कम से कम तीसरे साल भी देना पड़ता है। तो उस हिसाब से 2 लाख पौधों को 200 मिलियन लीटर पानी, इतना पानी तो यहाँ है ही नहीं है ही पौधों नहीं, के लिए। राजस्थान में पीने का ही नहीं है यहाँ पे, पीने का टैंकरों से आता है पानी, तो पीने के लिए ही नहीं है तो पौधों के लिए कहाँ से आएगा। और बिना पौधों के लिए न तो क्लाइमेट में होगा सुधार, और न ही उसमें बरसात में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान नहर के दोनों ओर पौधे लगे हैं, 2-3 किलोमीटर दोनों तरफ, 4-5 किलोमीटर चौड़ाई में। पूरे देश में राजस्थान नहर के, मतलब जैसलमेर में बरसात बढ़ी है, सब जगह कम हुई है। और इस तरह से जो ये अगर हम पौधे लगाएं तो बहुत जल्दी हम पूरे रेगिस्तान को हरा भरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पौधे लगाते हैं, देख लेते हैं, उसके बावजूद नया आदमी आ जाता है, वो बदल जाता है, कोई भी अधिकारी, तो वो वहाँ आके वो रुक जाता है, वो रुक जाता है। और इस बात को चलते हुए 30-35 साल हो गए।
आप देख लीजिए। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए, क्योंकि आप ही कहते हैं कि बार बार कहना कई बार जरूरी हो जाता है, आपको क्या लग रहा है कि आपने टेक्निक विकसित की, प्रोत्साहन भी मिला, कई लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन इस समय क्या कमी लग रही है आपको कि ये आपके लिए, इस टेक्निक के लिए होना चाहिए सरकार की तरफ से? मतलब एक तो देखो, जितनी भी इंडस्ट्री है सबको इन्वायरमेंट पर कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए। करते हैं, वो करते हैं, उनका हम है, जरूरी निश्चित है, उनके लिए करते CSR, हैं। उनको इस लाइन में आना चाहिए। प्लांटेशन, आप देखिए बहुत पौधे लगते हैं, करोड़ों पौधे लगते हैं, पनपते कितने हैं इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, चर्चा नहीं करते हैं। जानते भी हैं लेकिन चर्चा नहीं होती उसमें, है ना, और मूल्यांकन तो होता ही नहीं उनका। तो आपका ये कहना है कि राजस्थान में तो आपने ये सब किया, ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि एक तरीके की हम ये चीज देख रहे हैं कि कहीं बारिश कम है, पानी नीचे जा रहा है, एक ऐसी स्थिति कई जगह पे दिख रही है। जैसे पंजाब का एग्जांपल है, हरित क्रांति का जो एक, लोग कहते हैं कि हरित क्रांति का जो दुष्परिणाम है वो पंजाब झेल रहा है, पानी नीचे जा रहा है। साइंटिस्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पानी बचेगा ही नहीं अगले 5 साल में। तो ऐसी जगहों पे ये टेक्निक अप्लाई करके अच्छा फायदा हो जाएगा? देखिए 2-3 बातें हैं। बताइए। पहली बात तो ये है कि पिछले 20 सालों में आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है और आधे डिग्री से फसलों पे प्रभाव दिखने में आ गया, और अनुमान है कि अगले 20 सालों में 1.5 डिग्री तापक्रम बढ़ेगा, और 1.5 डिग्री तापक्रम बढ़ेगा तो जो हिमालय का बर्फ है वो करीब करीब पिघल जाएगा, और पूरा उत्तरी भारत की नदियां उसी पे निर्भर है, हिमालय के जो बर्फ है उसी पे निर्भर है। अब आप कल्पना करो कि अगर हिमालय का पानी बर्फ पिघल कर खत्म हो जाता है तो उत्तरी भारत की क्या स्थिति होगी। मतलब कल्पना से ही हम इतने चिंतित हो जाते हैं। तो एकमात्र और जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन पेड़ जिस गति से लगने चाहिए वो नहीं लग तो रहे हैं लेकिन पनप नहीं रहे। पूरी दुनिया में 10 अरब पेड़ कटते हैं हर साल, और वो सब इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री कभी भी बंद नहीं होगी, वो कटेंगे, किसी भी तरीके से कटे। वो जो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से कटे, लेकिन लगने वाले तो आधे ही हैं, 5 अरब ही हैं। हम इसको दुगने यानी 5 अरब को 20 अरब कैसे पहुंचाएं हर साल, ये सबसे ज़रूरी है। नहीं तो पूरी दुनिया में आप देखिए, अमेरिका में और यूरोप में वो जो लू चलने लग गई, पहले होता नहीं था ऐसा। तो ये स्थिति आने वाली है, पेड़ों के माध्यम से ही इसको सबसे ठीक या सबसे सस्ता और सरल और प्रभावी साधन यही है। तो एक तो इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए कि कुछ पेड़ उसको लगाना चाहिए, और उसमें इस टेक्निक का रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसी तकनीक के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तकनीक पे आना चाहिए। दूसरा जो है, जो सरकार है वो इस पे अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए इस टेक्निक को। कोई योजना लानी चाहिए, योजना आनी चाहिए, योजना में शामिल करना चाहिए इसको। अच्छा। अब बहुत लोग महाराष्ट्र के, गुजरात के, ये तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग आने वाले हैं अगले महीने में आपके पास। हाँ, आने वाले हैं, सब जगहों से कुछ न कोई न कोई आने वाले हैं। तो उनका यही कहना है कि हम किस तरह से इस तकनीक का उपयोग करें। हमारे भी सूखा पड़ता है, ये गारंटी, लेकिन हमारा इतना वो नहीं है कि हम वहाँ जाकर उनको सिखाएं। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में ही जाता हूँ मैं, बाकी 75 की एज में हर जगह इतना ट्रेवल करना संभव नहीं है। और दूसरी बात, कभी कभी तो ये भी होता है कि पुरस्कार मिल गया, आप सब बुलाना चाहते हैं, हर एक प्रोग्राम होते रहते हैं। अब उनको मना करें तो अच्छा नहीं लगेगा, और जाएं तो आप ये देखो कि इस समय कितना, मतलब क्योंकि बच्चे वगैरह वो बस में भेजना नहीं चाहते, और अगर ट्रेवल व्हीकल पर करें तो बहुत कंफर्टेबल नहीं है। नहीं, खर्चा कितना होता है, बिल्कुल। और आपको ये बताऊं कि 10-15 साल पहले मैं देखता था, मेरे दिमाग में आती थी कि जो टोल पर जो बोर्ड होते हैं ना, सबसे किनको
फ्री पास है, सबसे पहले पद्म श्री का आता था सबसे ऊपर, फिर सेना का आता था, फिर मंत्रियों का, ये सब बाकी का अधिकारियों का, लेकिन पद्म श्री सबसे ऊपर आता था। उसको हटा दिया। हाँ। अच्छा, क्यों? हम तो क्या बता सकते हैं। हाँ। और कोई भी सपोर्ट भी नहीं है, किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं है। एक थर्ड ग्रेड टीचर को पेंशन मिलती है 50,000 रुपये। अब पुरस्कार तो बहुत बड़ा है, लेकिन जाते हैं तो मना करते हैं तो ये है कि देखो बड़ा आदमी बन गया। नहीं जाते हैं, और हमें भी अच्छा नहीं लगता मना करना, क्योंकि कम से कम जो किसान होते हैं उनकी तो मना ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास भी रिसोर्सेज नहीं होते कुछ भी। और बाकी कहीं बहुत इम्पोर्टेंट कोई मीटिंग टेक्निकल होती है तो मैं जाता हूँ, बाकी मना करना पड़ता है। तो सरकार को इस टेक्निक पे कोई ना कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक बात की गारंटी आप दे रहे हैं कि ये टेक्निक पूरे देश में कहीं भी अप्लाई की जा सकती है। अब जब बिहार के किसान ने अच्छा वीडियो कॉल से, फोन से, उसने खुद ने आम के पौधे लगाकर 125 में से 119 पौधे उसके 3 साल से चल रहे हैं, तो फिर और जगह क्यों नहीं चलेगी? क्यों नहीं चलेगा? हाँ। अच्छा, बिहार के हाँ, किसान बिहार ने का ऐसा किया है? किसान का ये कहना था कि फ्लड आता है या सूखा होता है, दो ही बातें होती है बिहार में, बीच का मौसम नहीं होता। तो जब सूखा होता है तो वो इतना जबरदस्त होता है कि वो जमीन के वो उखड़ जाती है, और ये पौधा चाहे कितना ही पानी दे वो लगता नहीं है। तो उसने इस टेक्निक को सफल करके दिखाया, वीडियो कॉल के जरिए आपसे समझा जाना और करके दिखाया। तो ये सब जगह लागू किया जा सकता है। हाँ। 20-22 साल पुराने सारे पेड़ हैं ये। हाँ, पुराने हैं। आम के, चीकू के तो लगभग 2000 के आसपास लगाए थे। अच्छा। किन्नू बाद में लगाया था, आम के बीच में पहले ही लगा दिया था, बाकी बाद में लगाया था। अच्छा, तो मतलब अब कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ फसल लेते हैं। हाँ, बस पानी भी जब लगाओ है, जब बिल्कुल पौधा ऐसा है भाई मुरझा के पौधे गए, पत्ता झड़ जाएगा, को लगे जरूरत है तो उस टाइम तो ये तो फिर बैठे बैठे कमाई का एक जरिया। हाँ, उसमें लागत घटा दीजिए, कमाई तो थोड़ी घटी, कमाई नहीं घटी, नेट प्रॉफिट बढ़ गया। पर ये हमने ये मानना है भाई, हमने बेच लिया 1 एकड़ का 5 लाख का बेच दिया, उसमें तो 3.5 लाख खर्चा कर दिया, फिर वो कमाई कहाँ हुई? कमाई तो 1.5 की हुई, अब वो 2.5 की हो रही है, तो हमारी 1 लाख तो बढ़ गई ना। नेट प्रॉफिट बढ़ गया। नेट प्रॉफिट बढ़ गया। तो नेट का मेनली सब्जी उगा रहे हैं, जिसपे लोगों ने मजाक भी बनाया, लेकिन आप पीछे नहीं हटे। हाँ, अब जैसे पहले सब्जी बाग लगाया था, उसके बीच में सब्जी लगाए करते सारे में, क्योंकि सरसों गेहूं तो छूट गए उसमें बाग में, तो उसमें जैसे टमाटर लगा दिया 15-20 एकड़, उसमें तो बेल वाली चीज तो लगे नहीं बाग के बीच में, उसमें कुछ में जैसे चना बो दिया या इस तरह की चीज लगा दी। फिर भी वो देखा भाई मंडी जाओ वहाँ तो 1 साल भाव मिल जाए, 3 साल फिर वही है, जितना कमाया हो 3 साल में वो धीरे धीरे करके उसने फिर लगा दो, तो वो 5 साल का जो देखा थे वो वहीं पूछ जा, जितना आपने कमाया वो धीरे धीरे करके लगा दिया। 1 साल रेट 80 रुपये मिल गया, फिर 2 रुपये पिट गया, फिर मगर भैया ऐसे भी नहीं बनेगी बात। तो अब 5-6 साल लगभग ये जब से नेचुरल छोड़ा था ना बाग, उसके बाद वो अपना सब्जी का भी भाई सारी चीज थोड़ी थोड़ी लगाओ। अब उसमें अपनी घिया, तोरी, करेला, पेठा, टिंडा, जुकीनी, आरिया, खीरा, ककड़ी, और अपना तरबूज, खरबूजा, टमाटर, भिंडी, वे उसी टाइम लगे हैं, जैसे जनवरी फरवरी में। अपने दिसंबर में प्योत तैयार करा ला नर्सरी में, जिसकी प्योत तैयार हो जाए, जैसे कुकर बीट की सारी प्योत ट्रे में तैयार करा लें, और जो डायरेक्ट सीड लगने वाली है वे डायरेक्ट लगा दें। भाई इतना है, हम थोड़ा अर्ली कर लें टनल करके उसने। अब सर्दियों का शुरू करेंगे। हाँ, अब जैसे 1-2 एकड़ में अपना ये पत्तेदार सब्जियां लगा देंगे अपनी रिटेल बिक्री के लिए। हाँ, ये भी हाथों हाथ बिकेंगी। हाँ, ये साथ के साथ बिक जाए, वो तो डेली की डेली सब्जियां हैं और फ्रूट है, फ्रूट है। हाँ, तो क्या फिर हम बोल सकते हैं कि कितनी कमाई हो जाती है साल भर में? उसमें ये मान लो अपना नॉर्मल खेती से तो 3-4 गुना ज्यादा है। 3-4 गुना ज्यादा। हाँ। फिर भी अगर हम एक एस्टिमेट बताएं, हाँ। क्योंकि किसान को अट्रैक्ट करती है कमाई। हाँ। वो मेहनत तो नहीं कर रहे कुछ लोग कि नया नहीं कर रहे, खेती तो कर रहे हैं, मेहनत भी है, लेकिन नया नहीं कर रहे, पर उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि आप नया करके भी कमा सकते हैं। हाँ, नॉर्मल ये कि आइडिया से लगाओ, जैसे नॉर्मल खेती से वो 2 फसल में 30,000 गेहूं में बचते नहीं, जो खुद करेगा तो बचेगी। हाँ। और धान में ये मान लो 40-50 हज़ार,
तो 50-30-70 उसका डबल तो है ही है। मतलब अगर 80-90 लाख का साल का हो जाता है। हाँ वो हो जाए हो जाता है पर उसका। एकड़ का मान लो आप 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया पर एकड़ का। हाँ लेकिन ये है कि चैलेंजेस क्या आते हैं। जैसे पहला चैलेंज तो मुझे दिख रहा है कि लोग ही मजाक उड़ा रहे हैं, गांव के लोग कि ये कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं ना। अब तो नहीं उड़ाते, वो शुरुआत में कर रहे थे थोड़ा। अब कोई शुरू करेगा आपको देख के तो उसे लगेगा कि नहीं ये मजाक की चीज नहीं है। हाँ अब करने लगे जी, खुद बिक्री के कई मेरे आसपास में किसान देखा देखी अपने खेत से ही बिक्री करने लग गए। हाँ तो उनके समझ में आ गया भाई ये चीज ठीक है गेहूं धान की बजाय। हाँ वो देखो वे तो चीज छूटनी भी नहीं चाहिए ना छोड़नी चाहिए किसान को। जो अनाज तो चाहिए। हाँ उसमें अनाज भी चाहिए। आप इतना है जैसे आप पे 10 एकड़ है तो उसका 2.5-3 एकड़ का आप ऐसा रखो जो आपकी डेली आमदनी आती रहे। अच्छा हाँ सब्जी ले उसमें सब्जी है सीजनल भी सब्जी लगा लो, बाकी 6-7 एकड़ रखो ऐसी जिसमें आपने कम टाइम देना पड़े। गेहूं धान जो लगा हाँ क्योंकि आपने पूरी 10 लगा ली, अब लेबर के लिए दुखी रहोगे। अब इतना रखो ना जिसने आप अच्छी तरह संभाल सको। अब जैसे हमने ये पता है भाई हम 15 एकड़ का या 10 एकड़ का मटेरियल यहाँ बेच देंगे, हम उतना ही लगाओ, बाकी में नॉर्मल फसल। हाँ अच्छा फिर एक इतने सारे जो आपने मेहनत की या तरीके अपनाए उसके बाद आपको कृषि रत्न का अवार्ड भी मिला। हाँ जी 2019 में मिला था। ये क्या कहानी रही? आपने अप्लाई किया था या आपको पता था अवार्ड होता है? वो उन डिपार्टमेंट से मांगे थे जी नाम, सरकार ने भाई राष्ट्रपति जी के हाथों सम्मानित हो रहे हैं तो उसमें ऐसा बंदा नहीं चला जा जो कागजा में दिखा रहा है वो खाली चीज। सही से खेत हो ही ना। और आपका विश्वास नहीं होगा कम से कम 3-4 बार बगैर बताए फील्ड पे बंदे चेक करने भी आए कि सही है भाई। ऐसा नहीं हो जाए कल ने इसी की न्यूज बनी पाओ देखो ये भाई अवार्ड मिलेगा तो लोग इंटरव्यू करने आएंगे। हाँ अप्सरा की 60 गांठ करके भाई ये अवार्ड ले गया, फ्रॉड बंदा था वैसे ही अवार्ड मिल गया। उस टाइम जैसे 8-10 एकड़ में स्टैकिंग पे टमाटर था, 2-3 एकड़ में तोरी थी, घिया थी, वो तो स्टैगिंग पे तो जब से ही कर रहे। तो स्टैगिंग क्या टेक्निक है? ये अपनी जी मचान विधि बोल रहा है इसने। अच्छा। उसमें जैसे अपने नॉर्मल फसल नीचे लगा दी तो उसमें डेली तोड़ाई होगी तो लेबर ने तो चल के तोड़ना पड़ेगा उसमें। तो अब एक बेल ने तो बचा के चले नहीं आदमी, तो उस बेल के ऊपर पैर भी रखा जाएगा। उसमें हो सके तोरी के ऊपर भी रखा जाए, घिया तोड़नी घिया के ऊपर भी रखा जाए, जो भी सब्जी है। तो उसमें खेत में नुकसान बहुत ज्यादा होता। अच्छा। और एक पौधे कुचड़ा जाता तो उससे जैसे फसल चलनी चाहिए 6 महीने वो 3 महीने में ही खत्म हो जाती। अच्छा। और एक क्वालिटी नहीं होती अच्छी। अच्छा। अब जैसे हमने बांस 6 फुट हाइट के बांस 8 फुट हाइट के गाढ़े 2 फुट जमीन में 6 फुट ऊपर। अच्छा। और उस पर ऊपर जाल रस्सी का अपनी पैट वायर आओ प्लास्टिक की। अच्छा। वो लगा दी, वो बेल उस पे चढ़ा दी हमने। जब बेल को बैम्बू पे चढ़ा देना। हाँ, ये टेक्निक है। अच्छा, मतलब उसे जमीन पे नहीं छोड़ना ना, जमीन पे नहीं छोड़ना, उसके नीचे से घूमते रहो, जो भी लगेगी सब्जी है वो नीचे लटक जाएगी। दिख जाएगी आपने। एक उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। ना तो उसके मिट्टी लगे और ना वो आपस में किसी चीज के टच हो। तो उसमें एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी आई। तो ये टेक्निक आपको पता कहाँ से चली थी? कैसा ये वो ऐसे ही जैसे वीडियो देख ली किसी उस पे टीवी पर आ रहा है। एक अपना जैसे डिपार्टमेंट के बंदे भी संपर्क में रहते। अच्छा, मतलब केवीके से संपर्क में रहते हैं? हाँ केवीके भी, और अपना हरियाणा गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वे भी अच्छे हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शुरुआत में सब्सिडी भी ठीक थी उस पर एक बंदे को एक बार ही मिलेगी। सब्सिडी का मतलब ये है भाई आपको ये बता दिया इस चीज में फायदा है, आगे करना है तो करना, तो मत कर। अच्छा, तो सब्सिडी मिली थी तब जब लगाई थी? हाँ शुरुआत में कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाए। हाँ हिम्मत वैसे तो बने नहीं आदमी की। अच्छा। जैसे 50-60 हजार 70 हजार रुपये बांस में लग गए। अच्छा। अब आपने 50,000-60 हजार रुपये बीज में भी लगा दिए, अच्छी कंपनी का बीज लेकर आओगे तो फिर किसान की हिम्मत नहीं बढ़ती इतना खर्चा लगाने की। तो एक सरकार ने शुरुआत में जैसे आपको कह दी भाई 2.5 एकड़ की आपको स्टैकिंग का मिलेगा, आप इसने करके देखो, आपने आगे फायदा लगेगा। तो वो एक प्रोत्साहन के तौर पे है, एक करो प्रमोट कर दिया। उसके बाद फिर आपने ठीक लगे है तो करो उस चीज ने। तो वो था, वो अच्छा लगा, जो चीज हमने ठीक लगी वे हमने अपना ली। अब सरकार ने 2.5 एकड़ की सब्सिडी दी, मान ले हम 3 भाई हैं, अलग अलग अपने वो बना है, अपने अलग अलग जमीन नाम है। तो अब हमने 10 एकड़ की मिल गई, मान ले 3 भाई है पिताजी, अब लगा रहे हम 50 एकड़ में, तो वो 10 एकड़ तक ही होगा। पर हमने वो ठीक लगी तो हमने 50 एकड़ में भी लगाई। अच्छा, आपको लगा कि फायदा है? हाँ, फिर खर्चे की हिम्मत बन गई ना भाई, ये चीज हमने 50,000 लगाओगे तो हमने लाख रुपया फायदा होगा।
अब ऐसे ही जैसे ये ऐसा करने वाले आप पहले ही किसान थे यहाँ अपने? हाँ, यहाँ सबसे बड़े लेवल पर हमने करा, बाकी थोड़ा बहुत तो कर रहे थे। इस कॉन्सेप्ट में अपना रहे थे जैसे टनल विधि है ना, तो टनल विधि सर्दी में जैसे आपने लो टनल कर दी तो आप सबसे 1.5 महीना एडवांस हो गए। अच्छा, लो टनल मतलब क्या हुआ? वो सर्दी से बचाने के लिए नॉन वोवन फैब्रिक का कपड़ा आवा है, 25 GSM का। अच्छा, तो उससे क्या है, उसमें पाड़े से बच जाए पौधा मतलब पौधे के ऊपर करना होता है? हाँ, वो जैसे रोड लगी सरिये की। अच्छा, पूरा ढक दिया गया और उसके ऊपर वो कवर कर दिया कपड़ा, और उसमें वो हवा पास होती रहेगी। हाँ। पर वो इतना है जैसे आपने कंबल ओढ़ लिया सर्दी में, हाँ, तो बच जाओगे आप ठंड से, खुला रहोगे सर्दी में। अच्छा, मतलब पौधे को भी ठंड इतना इफेक्ट करती है? हाँ, जैसे बेलवाड़ी है ना, ये सेंसिटिव क्रॉप है। ये सर्दी सहन नहीं होती इनसे। अच्छा, तो उसके लिए उस पर जैसे टनल कर दिया हमने, तो वो चीज ये मान लो हमने दिसंबर में टनल में लगा दी, 1.5-2 महीने में ग्रोथ तो थोड़ी कम करेगी, पर जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, जो बीज लगाने का टाइम है उस टाइम तो मेरी बेल 1.5-2 फुट की 3 फुट की हो जाएगी। तो वो सबसे 1.5 महीना एडवांस हो जाएगा। तो कीमत भी मिल जाती है? कीमत तो अच्छी मिलेगी, और आपका फिर चलने का टाइम लंबा हो गया। भाई हमने ये पता है जून में चीज खत्म होनी है, उसने आपसे फरवरी में चला लो, चाहे आप उसने अप्रैल में चला लो, खत्म होनी है वो जून के एंड तक। जैसे ही बारिश होगी तो जायद वाली जो फसल है फरवरी मार्च वाली वे खत्म हो जाए। तो वो अपना आया कुछ एरिया में अपनी जैसे बैम्बू स्टैक। और एक हमने ये देखा, क्वांटिटी पे ध्यान ना देकर क्वालिटी पे। भाई डिमांड है, आप तरबूज तो नॉर्मली ये मतीरा है तो ये तो बाजार में खूब बिक रहा है, तो वो तो सभी बेच रहे हैं, तो अलग क्या चीज़ दी जा। उसमें जो चीज़ हमने ठीक लगी वो आगे अपना ली, बाकी जो गलत लगी वो छोड़ दी। 100 बीघा की जमीन में अच्छी खासी जमीन है, खेती करके पैसा कमाइए, लेकिन आपने एक ऐसा सेटअप तैयार किया है जिसमें शायद पूरा दिन आपको लगना पड़ता है। जी, इसमें हमारा पूरा परिवार लग रहा है, और स्पेशल मैं कहूँ तो इस पूरे सिस्टम में मेरी पत्नी जो है उनका बड़ा योगदान है। वो बहुत कर्मठ गृहिणी है, वो बहुत अच्छी घुड़सवार भी है। अच्छा, घुड़सवार हाँ, भी कैसा भी खतरनाक घोड़ा 2-10 मिनट में सरेंडर कर लेती है। अच्छा, हाँ, और वो 10-10, 12-12 गायों का दोहन दूध भी अपने आप निकाल लेती है। अच्छा। रात को 40 आदमी आ गए तो खाना भी खुद अपने हाथ से ही बना के खिलाती है। हमारे यहाँ रसोई में हमने कोई जो है दूसरा बनाने वाला नहीं रखते। स्पर्श विज्ञान और भाव विज्ञान जो है उसका हम पूरा आनंद देते हैं। यहाँ आने वाले व्यक्ति को ये फील होती है कि मैं मेरे घर में आया हूँ, मैं मेरे परिवार के बीच में आया हूँ। जो परिवार का जो आनंद लोग भूल गए थे, उस आनंद को दिलाने के लिए देश और दुनिया के अनेक देशों से 365 दिन सैकड़ों की संख्या में लोग कतारबद्ध यहाँ आते हैं, और पूरे दिन भर यहाँ धमाल मची रहती है। लोग यहाँ से देख करके सीख के जाते हैं, और वो मुफ्त है सब। हाँ, मेरा ये मानना है कि लोग पढ़ा हुआ भूल जाएंगे, सुना हुआ भूल जाएंगे, देखा हुआ कभी नहीं भूला जाता। और 87% ज्ञान देखने से आता है, और हमने देखने का एक सेंटर बनाया है जिससे लोग अपना जीवन बदल सके। लोग खाना भूल गए, सोना भूल गए, बैठना और उठना भूल गए, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि रोज हवाई जहाज में उड़ो, लेकिन अपनी जड़ें बलवान रखो, पौधों से प्रेरणा लो। पौधे टहनियाँ बदलते हैं, पत्तियां बदलते हैं, रूट्स नहीं बदलते। और मनुष्य रात और दिन रूट्स बदलने में लगा हुआ है, उनको हम रूट्स से जोड़ना चाहते हैं। हमारा ये मानना है कि शरीर में रोग नहीं होता, आदमी के मन में रोग होता है, और मन को कैसे ठीक किया जाए उसका जोर की ढाणी में पूरा क्लासरूम बना हुआ है। ये क्लासरूम आपने बना लिया, लेकिन जो मुझे पता है आपकी खुद की पढ़ाई एकदम जीरो है जी। लेकिन आपसे बात करके ऐसा लगता है कि आपको 100 किताबों का ज्ञान है। तो पहली बात तो आपने खुद पढ़ाई क्यों नहीं की, और पढ़ाई ना करके इतनी सारी पढ़ाई कैसे कर ली? मेरा ये मानना है कि जो जीवन में स्वाध्याय नहीं करता वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। और दूसरा, जिस घर में शास्त्र नहीं है, सहस्त्र नहीं है और शास्त्र नहीं है, साहित्य नहीं है, साहित्य, सहस्त्र और शास्त्र, ये तीनों जिस घर में नहीं है वो धर्मशाला से भी भूंडा है। इसलिए तीनों का मेरे पास में भंडार है, तीनों का संग्रह है, और तीनों के संग्रह से मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ जैसे जल, पानी, नीर एक है, वैसे धरती, गाय, प्रकृति तीनों एक है। तीनों का संरक्षण, तीनों का पोषण से ही मनुष्य प्रजाति बचेगी, नहीं समूल नष्ट हो जाएगी। मनुष्य पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, और पंच तत्वों को रात और दिन नष्ट कर रहा है। उनको नष्ट नहीं करे, इस बात को लेकर के ये जोर की ढाणी प्रेरणा का सेंटर बना हुआ है। ये जो सेल्फ स्टडी की आप बात करें, ये आपने कब शुरू करी? क्योंकि कोई फॉर्मल एजुकेशन आपने नहीं। बचपन से ही मुझे
दो शौक हैं, घूमना, ज्ञान यायावर से आता है, यायावर घुमक्कड़ लाइफ, दुनिया का आज तक दुनिया का स्रोत ज्ञान का यायावर ही रहा है। और दूसरा ज्ञान का स्रोत जो है वो स्वाध्याय है, और दोनों में मेरी गहरी रुचि है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में, भारत में कहीं भी जाऊं, मैं हवाई जहाज से जाऊं, चाहे मैं ट्रेन से जाऊं, चाहे बस से जाऊं, चाहे मैं कार से जाऊं, मैं आते वक्त वापिस पौधे, पुस्तक और बीज तीनों लेके ही घर में आता हूँ। पुस्तक पढ़ने तक का ज्ञान तो आपने लिया है, हाँ, पढ़ाई तो की। वो तो कोई भी आजकल हमारे यहाँ जैसलमेर में जो रेवड़ चराने वाली बच्चियां फराटे से अंग्रेजी बोलती है, तो सानिध्य का, स्वाध्याय का, ये अध्ययन का फर्क पड़ता है, वो पड़ता रहता है। साक्षर कहना कि साक्षर होते ही वो सब ज्ञान तो अपने आप आता है, और फिर शब्दों से जो है वो आपका जब संवाद होता है तो जहन में उतरते चले जाते हैं। तो ये जब आप सरकार है। बड़े हो रहे थे, जब आप मतलब बड़े हो रहे थे, उस वक्त परिवार का जो एक आजीविका थी वो क्या थी, खेती या नौकरी वाले? नहीं, कोई नौकरी मेरे परिवार में आज तक, मेरे खानदान में किसी ने सरकारी नौकरी नहीं की, न प्राइवेट नौकरी की। आज भी हम जो है हमारे आत्मबल पे निर्भर हैं। और जब मैं, खेती करते थे? मेरे पिताजी खेत किसान थे। आप भी खेती करने लगे? हाँ, और मैं पूरे देश दुनिया में झंझटों में पढ़ करके फिर आया कि मुझे नेचर में जाना चाहिए। तो हम जब खेत में आके बैठे तो हमारे पास संसाधनों का पूरा अभाव था, और न पानी था न बिजली थी। हम 3 पेड़ों के नीचे आके बैठे, एक के नीचे हम हमारे बच्चे थे, और एक के नीचे हमारी गाय थी, एक के नीचे हमारी घोड़ी थी। ये भक्ति और शक्ति का सानिध्य जो है वो मेरे विकास का स्तंभ है। भक्ति का प्रतीक गाय और शक्ति का प्रतीक घोड़ा है। इन दोनों के बिना मुझे बेचैनी होती है, इसलिए दोनों के सानिध्य में हमारा जीवन चलता है। और ईश्वर ने, उसमें पेड़ के नीचे आके बैठे तो कुछ आइडिया आया या? बस एक बार हमने नेचर में आके बैठ गए, दूर से पानी लाते थे, लाइट थी नहीं, दीपक जलाते थे कभी कभार, रोज दीपक भी नहीं जला सकते थे कि तेल कहाँ से लाए। तो ये धीरे धीरे फिर ये पूरा जो सिस्टम है, मैं महात्मा गांधी जी के जीवन से मैंने प्रेरणा ली। वो कहते थे कि कुछ 15-20 किलोमीटर की दायरे से ही घर के निर्माण होना चाहिए। तो हमने अधिकांश 80% इसमें जो मटेरियल लिया है वो लगभग मेरे खेत और आस पड़ोस के काम का लिया है तो मैंने। ये कॉटेज बनाने का आइडिया कैसे आया? दुनिया के लोग आए, दुनिया के लोग आकर के एक अनुभव करें। अच्छा। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करें, दूसरा परिवार का अनुभव करें, और तीसरा इस गाय का सानिध्य प्राप्त करें, भक्ति और शक्ति के सानिध्य में रहें। तो जो मन बिगड़ रहा है उस मन को ठीक किया जाए। दुनिया में हर चीज का इलाज हो रहा है, इस मन का इलाज नहीं हो रहा है। पहले हमारे आश्रमों में होता था, हमारे जो है गुरुकुलों में होता था, वहां भी सब सीमेंट के घर बन गए हैं, और सीमेंट के घर जो है वो 365 दिन नेगेटिव ऊर्जा छोड़ते हैं। मन में इतना भेद आ गया, पति पत्नी रहते साथ है समाज की मजबूरी से, लेकिन 100 गांठें डाल रखी है। आप बेटे से, इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या होगा, बेटे से बाप डर के रहता है, और जिस दिन बेटे से बाप डरना चले शुरू कर दे उस दिन बाप को साइनाइड खा के अपनी लीला खत्म कर लेनी चाहिए। ये हमारी परंपरा नहीं है। आज मेरे बेटे मेरे से हाइट में लंबे हैं, पर मुझे मन में आती है कि गलती की मुर्गा बनाना तो बनाना ही है, अरे वो बनेंगे। कोई सामने बोलने की बात कल्पना में नहीं है, भाई भी सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते, बेटों की तो बात ही तो छोड़। ये आप सही मानते हैं हम क्या कि डर रहे? नहीं, डर नहीं रहे, टोकने की परंपरा रहे, सही लाइन पे लाने की परंपरा। डर किस बात का? डर गलती का रहे कि हमने गलती की है तो कोई सजा देगा हमें। ये डर खत्म हो रहा है, टोकने की बात खत्म हो रही है, इसलिए ही उदंडता आ रही है, और वो गलत है। एक चीज आपने बताई, मैंने देखी यहाँ पूरे फार्म में कि आपने इलायची का पौधा लगाया है, बादाम का है, चंदन है, जो मेरे चंदन के पत्तों में सुगंध आ रही है राजस्थान में। तो और कई कई तरह के प्लांट्स मैंने देखे, हल्दी है, पपीता है, कुछ चीजें जेन्युइन है कि हो सकती है, कुछ चीजें ऐसे लग रहा है कि कैसे लगाई। तो क्या टेक्निक? ये आपके सामने गुलाब है, गुलाब है, और पत्ते पत्ते में गुलाब आए हुए हैं, और नीचे कोई खड्डा नहीं है, देख लीजिए आप जी। ये आपके सामने पोजीशन है, कोई खड्डा नहीं है, कोई खाद नहीं है, और पत्ते पत्ते में गुलाब। तो क्या कॉन्सेप्ट है? बस खाद नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं कि कोई खाद पानी कुछ भी नहीं दिया जाता, कुछ नहीं दिया जाता, केवल नमी दी जाती है। नमी कैसे मेंटेन हो, उसके बहुत सारे स्रोत है। पौधा जड़ से केवल नमी लेता है, पानी नहीं लेता। अच्छा। इसके हजारों प्रमाण है। ये बड़ा विषय है, कभी आप लंबा रखेंगे तो मैं इसको विस्तार से वैज्ञानिक प्रमाण से इसको। पर एक फैक्ट आप बता रहे हैं, पौधा जड़ से। 2 चीजें इस देश में भ्रांति फैलाई जा रही है कि पौधा पानी जड़ से लेता है और मिट्टी की जांच करा के उर्वरक ऊपर से डालना पड़ता है। ये दोनों सफेद झूठ है। कैसे? थोड़ा सा ब्रीफ में अगर पानी, पौधा 98.5% खुराक बिना किसी मानवीय सहायता के प्रकृति से लेता है।
तो वो जड़ ही तो हो सकती है। नहीं, प्रकृति से, क्लाइमेट से लेता है, वातावरण से लेता है, टहनी और पत्तियों से लेता है। अच्छा, जड़ से केवल 1.5% खुराक लेता है। अच्छा। और इसका छोटा सा शॉर्ट मैं समझा देता हूँ। आप 100 किलो हरा घास लीजिए और उस हरे घास को कड़ी धूप में सुखा लीजिए और उसका वजन करेंगे तो वो 13 किलो आएगा। 87% क्या था? पानी। और नेचर का एक नियम है कि जो चीज जहां से आती है उसी जगह जाती है। तो पानी गया कहां पर? वातावरण में, क्योंकि वातावरण से लिया था। और निर्विवाद सत्य है कि 87% पानी लिया, लेकिन ये वैज्ञानिक कहते हैं जड़ से लिया, तो वो पानी जमीन में जाना चाहिए। गया कहाँ? वातावरण में। हमारी बात प्रमाणित होती है कि पानी वातावरण से लिया गया। फिर 13% में आप उसको जलाएंगे तो एक लाल लो निकलेगी जो सूर्य से ली हुई रोशनी है, एक काला धुआं जो कार्बन है, वो क्लाइमेट में चला गया। और सिर्फ आखिरी में तोलेंगे तो 1.5 किलो राख बचेगी। वो 1.5 किलो राख ही जो है वो जमीन की खुराक है, केवल 1.5 किलो, यानी 1.5% खुराक ही पौधा अपने जीवन काल में पौधा लेता जड़ से जमीन से लेता है। और उसका भी पूरे धरती में भंडार भरा हुआ है। वो केवल जड़ों के अनुरूप नहीं है, उसको जड़ों के अनुरूप कराने का काम सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। और सूक्ष्म जीवाणु को प्रोटेक्शन देने का काम और मल्टीप्लाई करने का काम देसी गाय माता का गोबर और गौमूत्र करता है। ये सीधा साधा विज्ञान है। ये इतना सा विज्ञान इस देश के लोगों को समझाना है, जिसके लिए इतना बड़ा तामझाम खड़ा कर दिया गया, इतना बड़ा एक आवरण खड़ा कर दिया गया। मैं कह रहा हूँ कि इस देश के वैज्ञानिकों को मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब गुटर पुटर से पेट नहीं भरेगा। अब किसान और लेब का सीधा संबंध स्थापित होगा। अब किसान जो मेरे जैसे जो देश में जो हठधर्मी और पागल जो किसान घूम, पागल का शाब्दिक अर्थ है, गल कहते हैं बात को और पाग कहते हैं जो जुनूनी व्यक्ति हों, ऐसे लोगों के यहाँ आकर के उनको जुड़ना पड़ेगा। हम लेब में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास लेब में जाने का समय नहीं है। लेब को किसान के पास आना पड़ेगा। यदि सरकार चाहती है कि देश के किसान की उन्नति हो तो लेब को खेत में लेके आओ, हम जैसे लोगों के पास लेके आओ, तो ये देश का किसान और देश जो है दुनिया का सिरमौर बनेगा। ये देश न सेना से सिरमौर बनेगा, न फैक्ट्रियों से सिरमौर बनेगा, ये केवल खेती और खलियान से सिरमौर बनेगा। और खेती और खलियान केवल देसी गाय से मजबूत होगी। इस देश को देसी गाय समझनी पड़ेगी, नहीं तो न प्रकृति समझ में आएगी और न धरती समझ में आएगी। 1998 में पता चला मुझे बेबीकॉर्न की कोई खेती होती है। अच्छा, और इससे आमदनी बढ़ सकती है। पता कहाँ से चला? 1998 में मेरे पास एक कंपनी के मालिक आए थे। तब तक आप धान लगा रहे थे? तब तक धान लगा रहे थे। अच्छा। तो वो आए, उन्होंने कहा जी हम, उनको जमीन चाहिए थी यहाँ बीज उत्पादन करने के लिए, तो किराए पे। तो उन्होंने कहा जी हम बेबीकॉर्न का बीज बनाते हैं, इंडिया में हमारी मोनोपोली है। मेरी रुचि बढ़ी, भाई कितने का, कितने रुपए किलो मिलेगा? उन्होंने कहा 140 रुपए किलो। कितना निकलेगा? 3 क्विंटल। क्या भाव बिका? 70 रुपए किलो। तो मेरी रुचि बढ़ी, भाई एक साल में 3 क्विंटल निकला, 21,000 का। धान और गेहूं भी ना होते हैं, 1997-98 की बात है। तो मैंने उनसे बीज लिया और इसी खेत में पहली बार बोया, जिसमें ब्रिंजल खड़े, इसी खेत में बोया। 18 सितंबर 1998 को पहली बार बोया। याद है आपको? याद है, सब याद है। उसके बाद जो आमदनी हुई ना, वो 70 रुपए किलो बताया था बेचना, वो बिका 120 रुपए किलो। अच्छा, यही हरियाणा में? नहीं, आजाद बेचा तो आईएनए में है। अच्छा, आईएनए जाके मार्केट दिल्ली की मार्केट में। अच्छा। और 5 स्टार होटल वालों के सप्लायर को बेचा। अच्छा। और बिखरा मंडी में, फिर मंडी में भी डिमांड बढ़ गई। अच्छा। जब कई बार नहीं बिकता तो मंडी में हमने शुरू किया मशरूम की दुकानों पर। मतलब हाथों हाथ बिक गया? हाथों हाथ बिक गया और 120 रुपए किलो तक बिका। तो आमदनी समझो, जो 3 क्विंटल कंपनी बता रही है और 5 क्विंटल निकल रहा है। शुरू में कितने एकड़ में लगाया था? शुरू में तो हमने ये 1 एकड़ लगाया। 1 एकड़? उसके बाद 3 एकड़ लगाया। अच्छा, जब पता चला आमदनी? हाँ, जब आप ज्यादा पैसे हुए, आमदनी बढ़ी, तो 3 एकड़ लगाया। उससे बाद में हमने 8 एकड़ लगाया। अच्छा। उसमें हम 1 रुपए का भी नहीं बेच पाए। क्यों? उससे नुकसान हुआ। अच्छा। वो अगस्त का महीना इन दिनों में पैदा हो रहा था। वो कोई ग्राहक ही नहीं मिला उस समय। अच्छा। उस समय जो फैक्ट्रियों में हमने कोशिश करके इंडस्ट्री में देने की, इंडस्ट्री नहीं बना कर दिया। फिर हमने सोचा कि हमें अपनी इंडस्ट्री लगानी है। अच्छा। उसी समय सोच लिया कि अपनी इंडस्ट्री लगानी है प्रोसेस करने के लिए, ताकि हम अपना बेबीकॉर्न जो किसान उगाएंगे अपने एरिया में सारे, उनको प्रोसेस करके मार्केट में, हाँ, इधर उधर ना भागना पड़े। तो हमने सोचा 1998 में 99 में इंडस्ट्री लगाने की सोचा। 1 साल बाद ही?
हाँ सोचने लगे थे। और पहली इंडस्ट्री हमने 2009 में लगी है हमारी। 2009 10 साल लगे पहली इंडस्ट्री लगाने में। क्यों लगे? क्योंकि सरकार में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी तो कोई भी किसान गाँव के बाहर बिजली कनेक्शन ले सके या कोई कंस्ट्रक्शन कर सके। ऐसा कोई नियम ही नहीं था सरकार का यहाँ। तो बाद में नियम बदलते रहे, सरकार भी अपने नियमों को बदलती रही। और बाद में एक स्कीम आई हरियाणा सरकार की, इंटीग्रेटेड यूनिट फॉर मशरूम डेवलपमेंट, और मशरूम का विकास करने के लिए उसमें एक प्रोसेस का पार्ट था 8 लाख रुपए का। अच्छा। तो उसमें कुछ मशीनरी ले सकते थे हम, कुछ बिल्डिंग बना सकते थे। तो हमने कुछ बिल्डिंग बनाई, कुछ मशीनरी ली और उससे लेके हमने उसका थोड़ा सा बेबी कॉर्न को कैनिंग करना शुरू किया, डब्बा बंद करना शुरू किया। तो उसमें फिर वो छुट्टी पड़ी। फिर हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली थी 2001 में किसानों को जोड़ के। तो बेबी कॉर्न की जो लोग खेती करते थे अभी हम उनका माल खरीदते थे, इकट्ठा करके ना फिर फैक्ट्री को बेचते थे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमने प्लॉट अप्लाई कर दिया 2007 में। HSIDC ने हमें प्लॉट दे दिया 450 मीटर का। उसमें हमने प्रोसेस यूनिट लगाई सोसाइटी की। 2012 में वो चालू हो गई। अच्छा। फिर 2016 में हमने तीसरी यूनिट लगाई, 2019 में चौथी यूनिट लगाई। एक एक करके बढ़ते चले गए। और इस तरह से हमारे यूनिटों में लगभग 250 महिलाएं काम करने लगी। अच्छा। और सारी महिलाएं भी, पुरुष भी करते पर लगभग 250 महिलाएं क्योंकि महिलाओं का काम ज्यादा होता था, एफिशिएंट होता है। हाँ, अच्छे से कर लेती है। तो इस तरह से 250 महिलाएं काम, 10,000 किसान जो हमारे आसपास रहते थे उनकी आमदनी बढ़ी, 4 गुनी उनकी आमदनी हो गई। आपकी करोड़पति कब बने आप? हाँ नहीं, हम साथ ही रहे ना हम भी। जब हमारी इंडस्ट्री बढ़ती रही चली गई, करोड़पति करोड़ों की इंडस्ट्री लगा ली हमने। पहली इंडस्ट्री जो हमने लगाई मतलब बेबी कॉर्न ने बनाया आपको? बेबी कॉर्न नहीं बनाया है। बेबी कॉर्न की शुरुआत करके, परंतु 4 फसलें हमारी मुख्य हो गई। फिर बेबी कॉर्न फर्स्ट नंबर पे, दूसरे पे मशरूम हो गया, तीसरे पे होगी स्वीट कॉर्न, चौथे पे हो गया टमाटर। इन चारों फसलों का हमने अपने किसानों को एक गारंटी मूल्य देना शुरू कर दिया खुद से। अच्छा। क्योंकि किसानों कई बार कैसे कर रहे थे हम बताता हूँ। कई बार होता था क्या, हमने उत्पादन लागत देखी। उस समय बेबी कॉर्न की उत्पादन लागत थी 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो? हाँ। अच्छा। हमने सोचा भी 40 रुपए किलो हम तय कर देते हैं, चाहे हमें लेनी है किसान से 40 रुपए किलो, मंडी में 10 रुपए किलो बिकेगी तो भी हम 40 रुपए किलो किसान से लेंगे। अच्छा। ताकि किसान बोना ना छोड़े, इससे हटे नहीं। तो हमने अपने यूनिट में हम 40 रुपए किलो किसान से लेते हैं, 50 भी लेते हैं वैसे, पर मिनिमम 40 था। मिनिमम तो मिलेगा ही। हाँ। तो हम उनसे लेते और प्रोसेस कर डिब्बा बंद करके, और जो इंपोर्टर होते थे ना, थाईलैंड से बेबी कॉर्न इंडिया में आता था उस जमाने में, उनको हमने बेचना शुरू कर दिया। उनसे कांटेक्ट कैसे हुआ? उनसे जैसे ही 2009 में मैं इंडस्ट्री लगाई पहली, तो जो हमारा फूड टेक्नोलॉजिस्ट था उनको जानता था। अच्छा। उसने उनसे मिलवा दिया हमें। अच्छा। तो हाँ, हम वहाँ चले गए तो उनको हमने बेचना शुरू कर दिया। उससे पहले वे सारा थाईलैंड से इम्पोर्ट करते थे। अच्छा। पर बात ये थी कि यहाँ डब्बा महंगा था, डब्बे पे टैक्स भी था। पहले 4% टैक्स था। जो खाली डब्बा, जो कैन भरते हैं हम, नहीं, फिर लोहे का डिब्बा होता कैन, जिसके अंदर सुरक्षित करते हैं बेबी कॉर्न को। अच्छा। पहले 4% टैक्स था, फिर 5% होया, फिर 10% होया, फिर 12% होया, आज 18% है उस पे। अच्छा। तो ये थोड़ा सा इसमें चला जाता है पैसा। गलत है कि खेती बाड़ी चीज में इतना ज्यादा टैक्स देना। क्योंकि हम उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि हम टमाटर पैक कर रहे हैं। टमाटर मान लिया हमने 5 रुपए किलो लिया, 2 किलो टमाटर लिया 10 रुपए का, डब्बा है उसका 20 रुपए का। टमाटर हम 10 रुपए की चीज ले रहे हैं, 20 रुपए के डिब्बे में पैक कर रहे हैं, 15 रुपए प्रोसेसिंग पर लग रहा है उसका। तो वो 15 रुपए और 20 रुपए तो खत्म है। डब्बा खोल लेंगे तो 10 ही रुपए का सामान मिलना है हमें अंदर। तो वो इस पे, जबकि टैक्स है उस पर 3 रुपए एक डब्बे पे, तो ये थोड़ा सा ज्यादा है टैक्स। तो चलिए ये बात अलग है सरकार की, हम चलते हैं अपनी आमदनी की बात पे ही। हाँ, करोड़पति वाली बात जाननी है, मुझे लग रहा है इसी में चलते हैं हम। तो इंडस्ट्रियों से हमारा टर्नओवर बढ़ा। हाँ। जो टर्नओवर की बात कर रहे थे, मतलब जब आपने फसल उगा के आगे बेचना शुरू किया, प्रोसेसिंग करके, तब पैसा आया? जी नहीं, प्रोसेस हमने अपनी फसल नहीं किया। हाँ, हमने सारे किसानों को साथ लेके चलाए। उनको बीज कहाँ से बीज मिलता है ये जानकारी दी, कहाँ बेच सकते हैं, हमें बेच सकते हैं, या कोई मंडी आजादपुर मंडी बेच सकते हैं। जब महंगा बिकता आप कहीं बेचो, जो या कोई सप्लायर यहाँ कहीं से अच्छा मिल गया तो वहाँ बेच दो। वहाँ नहीं बिक रहा है तो हमारी इंडस्ट्री में लेकर आ जाओ, हम मिनिमम गारंटी प्राइस देंगे आपको। हाँ। इससे किसानों को एक सहायता मिल गई। हाँ। मतलब पहले क्या था, टमाटर है वो गया 2 रुपए किलो, किसान ने क्या ट्रैक्टर चला दिया उसमें, क्योंकि लागत नहीं निकलती। हाँ। अब भी होता है। तो ऐसे ही बेबी कॉर्न हो गया 10 रुपए किलो, तो क्या करेगा वो, ट्रैक्टर चला देगा किसान।
या चारे में काट देगा उसको। तो इस तरह से एक मिनिमम गारंटी प्राइस जो किसान की, जिसमें उत्पादन लागत को कम से कम मिल जाए, ये किसान को देना जरूरी है, चाहे फसल कोई भी हो। कई बार प्याज पर, आलू पे गिरती है, सरकारें गिरती है, क्योंकि ये गिरती इसलिए कि सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है कि कितने किसान आलू बोएंगे, कितने प्याज लेंगे और कौन इनको खरीदेगा, या कोई भी सब्जियों का भी गारंटी प्राइस सही दाम नहीं है। तो गारंटी प्राइस जबकि होना चाहिए, एक जो है जैसे इंश्योरेंस स्कीम है गवर्नमेंट की, ये भी एक इंश्योरेंस होना चाहिए। यदि माल नहीं बिकता है तो इसका भी इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि अब लागत ज्यादा बढ़ रही है खेतों में। अब तो रासायनिक का जमाना है, पहले किसान सब अपने पास से करता था, कुछ नहीं खरीदता था, नुकसान भी हो गया तो कोई उसका घर से कुछ नहीं गया। आज तो कर्ज में डूब जाएगा, सरकार कर्ज देती है, केसीसी बनाती है, केसीसी से पैसा लगा, खाद डाल दिया, खाद बार फसल पैदा करी। हमने बताया कि हमने टमाटर बोया था और टमाटर बिका नहीं, तो उसमें जुताई कर दी, तो केसीसी का पैसा कहाँ से किसान अदा करेगा? फिर कहाँ जाएगा किसान? फिर गरीबी की तरफ जाएगा, किसान सुसाइड की तरफ जाएगा। तो सरकार की एक सहायता होनी चाहिए। आपने टमाटर बोए, टमाटर में 15,000 रुपए लागत आई है, तो इंश्योरेंस के अंदर कवर होने चाहिए वे। यदि आपका टमाटर 5 रुपए किलो से नीचे मार्केट 5 रुपए किलो उत्पादन लागत है मान लिया, तो 5 से कम जाता है तो हम आपको कम से कम 20,000 25,000 जो लागत आई है उसको जरूर देंगे। बिक जाता है, ठीक है।